अरे मम्मी, संडे का असली फील तो खाने से ही आता है। आज मेरा दिल कह रहा है कि लंच में बढ़िया गर्मा गर्म फूले हुए भटूरे, मसालेदार काले छोले और ठंडी ठंडी मलाई मार के केसरिया खीर होनी चाहिए। बस बनवा लो ना मम्मी, आज तो मजा ही आ जाए। अरे देवर जी, बाहर धूप देखिए, पारा 45 डिग्री छू रहा है। इतनी भयंकर गर्मी में दोपहर को इतना भारी तला भुना खाना खाओगे तो शाम तक पेट पकड़कर बैठना पड़ेगा। रात में मैं कुछ देख लूंगी, कचौड़ी वगैरह बना दूंगी। अभी दोपहर में तो हल्का फुल्का दाल चावल और सलाद बना लेते हैं, तृप्ति भी मिलेगी और पेट भी हल्का रहेगा। और वैसे भी आज मुझे पूरे घर का जाला साफ करना है, बच्चों की स्कूल ड्रेस धोनी है और कुशल जी के हफ्ते भर के कपड़े भी पड़े हैं। बहुत काम है आज। अच्छा भाभी, ये तो गजब बात हो गई। अब आप घर के कामों के चक्कर में क्या हम लोगों की अपनी पसंद का खाना भी नहीं बनाओगी? संडे के दिन भी क्या अब हम वही मरीजों वाला पीला दाल चावल खाएंगे? ये तो सरासर नाइंसाफी है मम्मी। मीनाक्षी बहू, ये क्या तौर तरीके है तुम्हारे? हमारे घर में दोपहर का खाना कभी ऐसा रूखा सूखा नहीं बनता। जब से मैं इस घर में ब्याह करके आई हूँ, हमारे यहाँ हमेशा संडे को कुछ भारी और बढ़िया बनता है। कभी आलू के पराठे, कभी पूरी सब्जी, कभी छोले भटूरे, कभी शाही पनीर। हम कोई ऐसे गरीबों वाले घर के नहीं है, जब देखो तब दाल चावल उबाल दिया और रोटी सब्जी खिला दी। अरे बेटा, मांग रहा है तो बनाने में क्या आफत आ रही है? खर्चा हम कर रहे हैं और तुझे बनाने में भी आफत आती है। जी मम्मी जी, बना रही हूँ। एक तरफ तपती रसोई, दूसरी तरफ छोले की सीटी और भटूरों की कढ़ाई। दोपहर के 2 बज चुके थे। मीनाक्षी का पूरा बदन पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने सबको गरम गरम भटूरे परोसे। सोनू ने तो 4 भटूरे और 2 कटोरी खीर ऐसे उड़ाई जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। छोले में थोड़ा नमक कम था बहू, पर चलो भूख में चल गया। दोपहर के 3 बजे। अरे बहू, जरा जल्दी से रसोई में जा और एक कड़क अदरक वाली चाय बनाकर ले आ, सिर भारी हो रहा है। माँ जी, अभी तो सबको लंच करा के बर्तन साफ करके मैं फ्री हुई हूँ। पूरे घर की सफाई भी की थी। संडे की वजह से कपड़ों का ढेर अलग लगा हुआ है। मैं सुबह से नहा भी नहीं पाई हूँ। पूरे शरीर में पसीना और मसालों की महक आ रही है। बस मैं जरा जाके नहा लेती हूँ, उसके बाद तुरंत आकर आपको चाय दे दूंगी। नहाना? अरे भले घर की बहू है, सुबह को 4-5 बजे नहाती है और तुम दोपहर के 3 बजे नहाने भाग रही हो। अभी चाय का वक्त है, पहले चाय बनेगी फिर नहाना। मम्मी जी, मैं रोज सुबह 8 बजे तक नहा लेती हूँ। आज सिर्फ इस भारी खाने और सफाई के चक्कर में लेट हो गया है। पर चलिए कोई बात नहीं, मैं पहले आपकी चाय ही बना देती हूँ। मीनाक्षी, तुम रहने दो, जाओ तुम पहले जाकर नहा लो। तुम्हारी हालत खराब हो रही है। सुबह से तुमने कुछ खाया भी नहीं है, बहुत देर हो गई है। चाय मैं बना देता हूँ मम्मी के लिए। नहीं नहीं कुशल जी, मैं बना दूंगी, माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैंने कहा ना, जाओ तुम। अब कुशल रसोई में जाकर चाय के बर्तन चढ़ाने लगा। बदकिस्मती से ठीक उसी वक्त छोटा भाई सोनू पानी पीने के बहाने रसोई की तरफ आया। जैसे ही उसने बड़े भाई कुशल को हाथ में लाइटर लिए और दूध का पैकेट फाड़ते देखा, उसकी आंखें फैल गई। वो पानी पीना भूलकर दबे पांव सीधे अपनी माँ कांता देवी के कमरे में घुसा, जहाँ वो सोफे पर बैठी। मम्मी मम्मी मम्मी, गजब हो गया। क्या हुआ रे? क्यों इतना हाँफ रहा है? मम्मी, आपका बड़ा बेटा यानी कि हमारे कुशल भैया एकदम जोरू के गुलाम हो गए हैं, रब्बी के गुलाम। आपने भाभी को चाय बनाने के लिए कहा और वो रसोई में भाई साहब भाभी के पल्लू के पीछे पीछे घूमकर चाय उबाल रहे हैं। भाभी तो महारानी बनकर कमरे में आराम करने चली गई और भैया यहाँ लुगाए बनकर दूध खौला रहे हैं। राम राम राम। अब इस घर में यही देखना बाकी रह गया था, मर्दों से रसोई का काम कराया जा रहा है। ये क्या तमाशा है कुशल? ये चाय तू बना कर ला रहा है? अच्छा नहीं लगता ये सब? अभी तेरी शादी को 6 साल भी नहीं हुआ है और तू पूरी तरह जोरू का गुलाम बन गया। इस घर की एक मर्यादा है, एक रीत है। जब घर में औरतें मौजूद है काम करने के लिए, तो आदमियों को रसोई में खटने की क्या जरूरत है? तेरे पापा जी को देख, आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी में एक गिलास पानी खुद उठा के नहीं पिया। हमेशा मैंने उनके हाथ में दिया है और तू अपनी बीवी की सेवा में लगा है। 4 लोग बाहर के देखेंगे तो क्या कहेंगे? कांता देवी के बेटे अपनी बीवियों के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो वो मीनाक्षी मुझे जबरदस्ती बोल रही थी, उसने मुझे फोर्स किया कि आज संडे है तो थोड़ी मदद कर दो, मेरा सिर दुख रहा है। इतना कहकर कुशल ने तुरंत अपना ऑफिस का बैग उठाया और बिना चाय पिए जरूरी काम है कहकर घर से बाहर भाग गया। अगले दिन, ओ कांता, ओ तेज बहादुर, कहाँ मर गए सबके सब? दरवाजा तो खोलो। अरे जीजी, आप सुबह सुबह? आइए आइए। प्रणाम जीजी, आइए बैठिए। तेज बहादुर की सगी बड़ी बहन यानी सबकी चहेती और खूंखार बुआ जी रुक्मिणी देवी जी थी। बुआ जी का स्वभाव ऐसा था, वो जब भी आती थी घर में भूचाल आ जाता था। तेज बहादुर ने लपक कर दरवाजा खोला। कांता देवी भी रसोई की तरफ दौड़ती हुई आई और उसने तुरंत बुआ जी के पैर छू लिए।
उस समय मीनाक्षी रसोई में थी। कुकर में चने उबल रहे थे और मिक्सर चल रहा था, जिसके शोर के कारण उसे बुआ जी के आने की भनक तक नहीं लगी। कुछ देर बाद, प्रणाम बुआ जी। मीनाक्षी ने गर्मी की वजह से एक सूती साड़ी पहनी थी, जिसका ब्लाउज स्लीवलेस यानी बिना आस्तीन का था। बुआ जी ने अपना मुंह सिकोड़ा, पर उस वक्त कुछ नहीं बोली। उन्होंने चाय पी और आधे घंटे में ही चली गई। बुआ जी के जाते ही सोनू तुरंत अपनी माँ के पास जाकर कानाफूसी करने लगा। मम्मी देखा आपने, बुआ जी क्या कोई रोज रोज आती है? पूरे 3 महीने बाद आई थी। और हमारी बड़ी भाभी के लखन देखे, घर की बड़ी बहू है, पर बुआ जी के आते ही तुरंत आकर पैर तक नहीं छुआ जा सका इनसे, और पूरा खानदान पैर छूकर बैठ गया। तब मैडम रसोई से मटकती हुई बाहर आई। ये संस्कार लेकर आई है ये अपने मायके से। और कपड़े देखे थे आपने, वो स्लीवलेस। राम राम, बुआ जी के सामने कोई ऐसे जाता है क्या? हमारे घर की नाक ही कट गई आज तो बुआ जी के सामने। कम से कम पल्लू से सर तो ढकना चाहिए था। भैया तो सचमुच कुछ कहते नहीं, पूरे गुलाम हो गया। मीनाक्षी, जरा बाहर आ तो बहू। जी मम्मी जी, क्या हुआ? ये क्या बदतमीजी है मीनाक्षी? तेरी जीजी बुआ आई थी और तूने उनके आते पैर क्यों नहीं छुए? मम्मी जी, वो मैं रसोई में काम कर रही थी ना, कुकर की सीटी और मिक्सी की आवाज में मुझे पता ही नहीं चला कि बाहर कोई आया है। जैसी ही आवाज बंद हुई, मैं तुरंत बाहर आई और मैंने पैर छुए। चुप कर, बहाने मत बना। ये कोई बात हुई? घर में सबसे पहले छोटों को पैर छूने चाहिए। यहाँ मैंने पैर छू लिए, तेरे पापा जी ने छू लिए, और तू सबसे बाद में आ रही है। और ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? ये स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर घूम रही है। ये अपनी एडवांस गिरी और फैशन अपने मायके में छोड़ के आना। यहाँ तू इस घर की बहू है, ढंग से रहना सीख। और हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। कल से मुझे पूरे आस्तीन के ब्लाउज में ही दिखना, और साड़ी का पल्लू हमेशा कंधे पर ढंग से होना चाहिए। मम्मी जी, आप तो जानती है इस घर में कितनी गर्मी है। हमारे कमरे में कूलर भी नहीं है। पूरे घर में सिर्फ 2 ही कूलर है। एक आपके कमरे में लगा है और एक सोनू के कमरे में। मेरे और कुशल जी के कमरे में सिर्फ एक पुराना पंखा है जो गर्म हवा फेंकता है। इसीलिए मैंने वो स्लीवलेस पहन लिया। गर्मी सबको लगती है बहू, पर मर्यादा से बढ़कर कुछ नहीं होता। कल से कपड़े ढंग के होने चाहिए। ये सुनकर मीनाक्षी रोती हुई अपने कमरे में चली गई। मीनाक्षी को रूठा देखकर मनाने के लिए रात में कुशल उसे बाहर ले गया। चल सोनू, आज तो बहू बाहर गई है, मैं कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ। हम तीनों खा लेंगे, बहू तो देर से आएगी। अरे मम्मी रुकिए ना, आप क्यों रसोई में जाएंगी? ये कोई बात हुई भला? बड़े भैया और भाभी तो बाहर होटलों में मजे उड़ा रहे हैं, पनीर और नान खा रहे हैं, और आप इस उम्र में रसोई में फूंक मारेंगी? महारानी बाहर घूम कर आएगी तो खुद खाना बनाएगी। आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आने दीजिए उन्हें, तभी खाना बनेगा। रात के 8:30 बज चुके थे और भूख लगने लगी थी। सोनू ने अपनी माँ को रसोई में घुसने ही नहीं दिया। बेचारे तेज बहादुर भी भूख से पेट पकड़कर बैठे रहे, पर बेटे और पत्नी के आगे कुछ नहीं बोल पाए। रात के ठीक 10:30 बजे मीनाक्षी और कुशल हंसते हुए घर लौटे। अरे मम्मी, आप लोग अभी तक जागे हुए हैं? क्या करे बेटा, भूखे पेट नींद कहाँ आती है। तुम लोग तो बाहर से खाकर आ गए, पर हम बूढ़े माँ बाप और छोटे भाई का किसी को ख्याल कहाँ रहता है। यहाँ से तो मुंह सड़ाकर निकली थी, अब देखो कैसे दांत निकल रहा है। मम्मी जी, आपने खाना नहीं बनाया? मैंने कहा तो था कि हमारा इंतजार मत करना। भाभी, मम्मी की उम्र देखी है आपने? इस उम्र में वो रात का खाना बनाएंगी? अब आप आ गई है तो जरा रसोई में जाइए, और हाँ, खिचड़ी मत बना लाना, आलू की सब्जी और पूरी बना दो। मीनाक्षी, बना लो ना यार, मम्मी पापा भूखे हैं। मीनाक्षी भारी मन से रसोई में गई। आधी रात को रसोई समेटकर वो कमरे में जाकर सो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिन ऐसे ही बीतते गए। कुछ महीनों बाद सोनू बाबू के लिए भी लड़की देख ली गई। लड़की का नाम था किम्मी। किम्मी शहर की पढ़ी लिखी और आज के जमाने की लड़की थी। धूमधाम से शादी हुई और किम्मी इस घर की छोटी बहू बनकर आ गई। शादी के ठीक 1 महीने बाद सोनू को दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। सोनू और किम्मी सामान बांधकर दिल्ली शिफ्ट हो गए। सुनिए, मेरी सहेली के छोटे भाई की बारात दिल्ली जा रही है। इसी बहाने देवर जी और किम्मी से भी मुलाकात हो जाएगी। चलिए ना, उन्हें सरप्राइज देते हैं। 2 दिन बाद सवेरे 8 बजे सोनू के दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे जीजी, भाभी जी, आप लोग यहाँ? कौन है किम्मी? जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़ी किम्मी को देखकर मीनाक्षी और कुशल के तो होश उड़ गए। सामने खड़ी देवरानी किम्मी ने कोई साड़ी या सूट नहीं पहना था, बल्कि वो एक फैशनेबल मॉडर्न लॉन्ग स्कर्ट और स्लीवलेस क्रॉप टॉप पहने हुई थी, जो शहरों की लड़कियां अक्सर पहनती हैं। तभी अंदर से बनियान और शॉर्ट्स पहने सोनू हाथ में एक पानी की बोतल लिए निकला, और जैसे ही उसकी नजर मीनाक्षी और कुशल पर पड़ी, उसके हाथ से पानी की बोतल छूटते छूटते बची। सोनू का तो जैसे काठ मार गया हो। किम्मी ने खुद को संभाला और तुरंत आगे बढ़कर मीनाक्षी के पैर छूने के लिए झुकी।
अरे छोटी बहू, पैर थोड़े नीचे है, घुटने पर नहीं है, जरा नीचे जाकर सही से छुओ। लो, देवर जी को तो खूब अच्छे से पता है जेठानी और सास के सामने कैसे पैर दबाए जाते हैं। मुझे तो इन्होंने ही समझाया था। क्या बात है देवर जी, पत्नी को समझाते जुबान को लकवा मार जाता है क्या? अरे भाभी, वो बेचारी शहर में रह रही ना, उसे पता नहीं है। मैं समझा दूंगा, आप छोड़िए ना। क्यों छोटी बहू, सिर्फ ऐसे खड़ी होकर हमें ही देखती रहोगी, या जेठ जी आए हैं तो कुछ चाय नाश्ता भी कराओगी? जी जी, अभी मंगवाती हूँ। सुनो ना बेबी, वो अपने हाथ की स्पेशल कॉफी पिलाओ ना भैया भाभी को। अच्छा, बेबी कॉफी भी बना लेते हैं। पहले तो बेबी पानी लेकर भी नहीं पीते थे। भाभी की बात सुनकर सोनू लड़खड़ाते हुए रसोई की ओर निकल जाता है। ए रुको जरा, ये क्या पहन रखा है तुमने? जेठ जी के सामने खड़ी हो, थोड़ी लाज शर्म पर्दा वर्दा कर लो। हाँ, जाओ कम से कम सर पर एक दुपट्टा ही डाल के आओ, तब बात करना। किम्मी भागती हुई अंदर गई और एक बड़ा सा दुपट्टा अपने स्कर्ट टॉप के ऊपर लपेट कर बाहर आई। सोनू सोफे के कोने में बहुत ही खिसियाया हुआ मुंह छोटा करके बैठा था। वो अपनी भाभी की नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मीनाक्षी उठी और सोनू के चारों तरफ एक चक्कर काटते हुए उसका मुआयना करने लगी। क्यों देवर जी, क्या बात है? दिल्ली की हवा राज नहीं आ रही क्या? खाना वाना ढंग से नहीं मिल रहा आपको? बड़े सूखे सूखे से लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे चेहरे की सारी रौनक, वो सारा नूर ही गायब हो गया है। घर पर तो बड़े गाल फूले रहते थे तुम्हारे। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस दफ्तर का थोड़ा बर्डन है ना, काम का प्रेशर रहता है, इसलिए थोड़ा वजन कम हो गया है। जेठ जी, आपकी टी। अरे ये तो उबला पानी है। ग्रीन टी ना बहुत हेल्दी होती है। वैसे भी चाय में जो शुगर और मिल्क होता है वो इंसान का फैट बढ़ाता है और सेहत के लिए जहर है, इसलिए हम लोग तो यही पीते हैं। ओहो, तो ये राज है देवर जी आपकी इस शानदार सेहत का, ग्रीन टी। अरे नहीं भाभी, वो मैंने बताया था, ऑफिस का प्रेशर। हाँ हाँ देवर जी, मैंने एक ही नजर में सब देख लिया है कौन सा ऑफिस का प्रेशर है। और सुनो, खुश हो जाओ, मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं आई हूँ। तुम्हारा बच्चा कुचा प्रेशर देखने के लिए मैं अगले 1 महीने यहाँ रुकने वाली हूँ। सब देख लूंगी कौन सा दफ्तर का काम तुम्हें सुखा रहा है। रात की 8:30 बजे। दीदी, आप सबका डिनर। ओ किम्मी काट कर, ये क्या है? ये हमारा डिनर है? हाँ भाभी, डिनर तो हमेशा हल्का ही खाना चाहिए, बहुत डाइजेस्टिव होता है। रात को भारी खाने से टॉक्सिन्स बढ़ते हैं। अच्छा किम्मी, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी जगह बिल्कुल सही है, पर ये जो हमारे लाडले देवर जी बैठे ना, इनको तो डिनर में गरम गरम कचौड़ी, पूरी, पुलाव, शाही सब्जी, रसगुल्ला और मलाई मार के खीर खानी होती थी। घर पर तो इनके नखरे खत्म ही नहीं होते थे। आज ये चुपचाप ये मरीजों वाली पीली खिचड़ी कैसे खा रहे हैं? भाभी, वो अब मेरा पेट ठीक नहीं रहता ना, इसलिए मैं खुद ही मना कर देता हूँ। अरे वाह देवर जी, शादी को अभी कुल 4-5 महीने हुए हैं और इतनी जल्दी आपका पेट खराब रहने लगा। अब आपको ये सब पसंद आने लगा? मैं सब समझ रही हूँ, पेट किसका खराब है, इलाज कौन कर रहा है। चलो कोई ना, उम्मीद करती हूँ सुबह का नाश्ता तो अच्छा मिलेगा। वैसे कुशल जी, मैं तो यहाँ 1 महीने रुकने का सोचकर आई थी, पर मुझे लग रहा है कि अगर मैं यहाँ 1 महीने रुक गई ना, तो इस डाइट प्लान के चक्कर में भूख से स्वर्गीय ही सिधार जाऊंगी। अगले दिन सुबह। हाँ देवर जी, नाश्ते में क्या बन रहा है? कुछ बढ़िया पराठे वराठे लाओ भाई। भाभी, दलिया बना है। हाँ भाभी, अब से मैं नाश्ते में दलिया ही खाता हूँ। वो क्या है ना, मैंने रात को बताया था ना, मेरा पेट ठीक नहीं रहता। पेट ठीक नहीं रहता, या फिर जो घर की मैडम कहती है वही चुपचाप किया जाता है? क्यों देवर जी, कहाँ गई वो आपकी चौड़ी छाती और वो हुक्म चलाना? यहाँ तो कहानी ही उल्टी है। बेटा सोनू, अब मैं जब वापस घर जाऊंगी ना, तो मम्मी जी को तुम्हारा ये सारा कांड बताऊंगी। मुझे तो बड़ा ज्ञान देते थे तुम घर पर। भाभी, ये क्या मरीजों वाला खाना बना दिया, भाभी स्लीवलेस क्यों पहन लिया, भाभी पैर क्यों नहीं छुए। अब कहाँ गई वो ऐंठ? हमारी देवरानी जी ने तो तुम्हें बिल्कुल लाइन पर ला दिया है। अब बताओ, मम्मी को फोन करके बताऊं उनका लाडला बेटा यहाँ झाड़ू पोछा कर रहा है और बिना चीनी की चाय के साथ खाने में ये घास फूस खा रहा है? अरे भाभी, मेरी प्यारी भाभी, आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज घर पर मम्मी को कुछ मत बताना। अगर मम्मी को पता चल गया कि मैं यहाँ पोछा लगाता हूँ और किम्मी मुझे सिर्फ दलिया खिलाती है, तो मम्मी का दिल टूट जाएगा और घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। भाभी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे माफ कर दो प्लीज भाभी, मम्मी को कुछ मत बताना। चलो ठीक है, सुधर जाओ तो अच्छा है। असल में मीनाक्षी को समझ में आ चुका था कि माजरा क्या है। किम्मी बहुत ही कड़क मिजाज की थी और उसने बजट और सेहत के नाम पर सोनू की पूरी डाइट ही बदल दी थी। वो रोज सुबह सोनू को दलिया और रात को खिचड़ी खिला खिला कर सुखा रही थी। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि सोनू जो घर पर एक
जोरू का गुलाम होने के ताने बड़े भाई को देता था, वो खुद यहाँ किम्मी का पक्का गुलाम बना हुआ था। किम्मी सुबह आराम से 10 बजे सोकर उठती थी और सोनू सुबह उठकर झाड़ू, पोछा, कपड़े और किम्मी के उठने से पहले चाय का पानी चढ़ाता था। मीनाक्षी मुस्कुराई और 2 दिन बाद ही अपनी वापसी का टिकट करवा लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ रहे तो सचमुच दलिये पर ही जिंदा रहना पड़ेगा। दिल्ली से लौटने के बाद मीनाक्षी और कुशल सीधे अपने घर पहुंचे। दोपहर का समय था। जैसे ही कुशल ने घर का मुख्य दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर मीनाक्षी के कदम वहीं ठिठक गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने हॉल में मीनाक्षी के ससुर यानी साक्षात तेज बहादुर जी, जिनकी उंगली तक कभी पानी के गिलास को नहीं छुई थी, हाथ में पोछा लिए पूरे फर्श पर पोछा लगा रहे थे। अरे बहू कुशल, तुम लोग इतनी जल्दी आ गए, बताया भी नहीं। सोनू और किम्मी तो ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, सोनू और किम्मी तो बिल्कुल ठीक है। किम्मी बहू तो सोनू का ऐसा ध्यान रख रही है कि क्या बताऊं। पर यहाँ पापा जी के हाथ में ये पोछा कैसे? अरे बहू वो क्या है ना, आज सुबह से मेरी कमर में भयंकर दर्द था, मुझसे झुका नहीं जा रहा था, तो बस तेरे पापा जी ने देखा मैं परेशान हूँ तो उन्होंने तरस खाकर आज थोड़ा सा पोछा लगा दिया, वरना वो तो कभी हाथ भी नहीं लगाते। अच्छा मम्मी जी, मैं समझ सकती हूँ। जो पापा जी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया, वो आज आपकी कमर के दर्द के लिए कर रहे हैं। वैसे मैं पिछले 15 दिनों से दिल्ली में भी यही देख रही थी कि कैसे वहां की रीत चल रही है, और आज यहाँ आकर भी देख रही हूँ। अब मैं भी इस घर की बहू हूँ तो परिवार की रीत तो मुझे भी माननी पड़ेगी ना मम्मी जी। सुनिए, कहते हैं शुभ काम में देरी नहीं करते, तो आप आज से, मेरा मतलब है अभी से शुरुआत कर लीजिए। आज रात का खाना आप ही बनाएंगे। आखिर इस घर के संस्कारों को आपको भी तो आगे बढ़ाना है ना। अपने पापा और भाइयों से सीखे कुछ। आज पहली बार जेठानी खुलकर बोल रही थी और सास ससुर जी नजरें झुकाए खड़े थे।